नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। निरंतर क्लासों के रूप में ही अपनी एक और क्लास आज रहने वाली है। जो भी बच्चे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपन आज एक क्लास के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो लगभग आपके 30 नंबर के मटेरियल को कवर करने वाली है। आपके 200 नंबर में से 30 नंबर का जो मटेरियल है वो आएगा आपके कृषि व आर्थिक संसाधन के नाम से। आपके सिलेबस में एक पोर्शन लिखा हुआ है जिसको आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। वीडियो भर्ती 2025 के लिए एक और मैराथन क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें हम आज डिस्कशन करेंगे जो राजस्थान इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पोर्शन के लिए आप सभी के लिए वीडियो 2025 के लिए इस पोर्शन के लिए स्पेशली आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए जो आपके सिलेबस में राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन लिखा हुआ है 30 अंकों का, उसके लिए ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी जो है वो अपना चल रहा है और ऑनलाइन वीडियो कोर्स कंप्लीट हो गया है जिसमें आपको प्रिंटेबल नोट्स जो है वो भी दिए गए हैं। और ये ऑनलाइन वीडियो कोर्स 199 के ऊपर भी 21% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि मात्र 150 रुपये के अंदर आपको ये कोर्स मिल रहा है जिसमें आपको प्रिंटेबल नोट्स भी दिए जा रहे हैं। अगर प्रिंटेबल नोट्स जो है इनको प्रिंट करवाने में अगर आपको खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो आप सभी के लिए मात्र 80 रुपये के अंदर जो है वो एक और पुस्तक भी जो है वो इसकी जारी की गई है। ये वाली पुस्तक है जो कि आपके ग्राम विकास अधिकारी टोटल 30 अंकों के लिए राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन के नाम से है, जो विस्तृत सिलेबस पर आधारित है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप खुद देखेंगे कि ये किताब कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है वीडियो एग्जाम के लिए, ये कोर्स कितना महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि पिछली बार हमने पेपर दिया था उस बेस पर ही मैंने इस पूरे कंटेंट को तैयार किया है, कोर्स में पढ़ाया है, उसके बाद में किताब के फॉर्मेट में भी आप सभी को दिया है। मात्र 80 रुपये में है। आपको कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा राजस्थान इकोनॉमी बुक के नाम से। 3-4 लिंक रहेंगे, किसी भी एक लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आराम से इसको जो है बुक करवा सकते हैं। आपको 2-3 दिन में घर पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके प्रश्न जो है वो स्टार्ट होते हैं। अपन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि निम्न में से खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है। देखिए आपके जो है वो बहुत ही इजी प्रश्न इस वाले पोर्शन में आएंगे, इसलिए इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हो, इसलिए थोड़ी अच्छे से मेहनत करनी है। देखिए खरीफ की फसल जो है वो किसको कहा जाता है। खरीफ की फसल उसको कहते हैं जो कि आपके कब होती है, मानसून के अंदर होती है। कब होती है, आपके मानसून के अंदर होती है। मानसून का मतलब हो गया एक प्रकार से जो आपके अभी फसलें बोई गई है जून जुलाई के अंदर अभी जो बोई गई है उनकी यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चना, यहाँ पर है मटर, यहाँ पर है मसूर और यहाँ पर है मूंग। चना, मटर और मसूर ये तीनों की तीनों ही कैसी फसल है, आपके रबी की फसल है। ये कब बोई जाती है, आपके अक्टूबर के महीने में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। और ये रबी की फसलें हैं, सिंचाई पर आधारित है। जबकि मूंग की जो फसल है ये आपके खरीफ की फसल है जो कि पूर्ण रूप से जो है वो वर्षा आधारित फसल है और अभी ये बोई भी गई है। मूंग हुआ, मोट हुआ, बाजरा हुआ, तिल हुआ, ठीक है ना, ये सारे के सारे, मूंगफली हुआ, ये सारे के सारे खरीफ की फसलें हैं। खरीफ और रबी को अच्छे से डिस्क्राइब करके मैंने आपको बता रखा है। अगला देखिए, निम्न में से कौन से जिले मूंगफली के उत्पादन में, ध्यान देना है, मूंगफली के उत्पादन के अंदर प्रथम व द्वितीय स्थान के ऊपर रहे हैं 2022-23 के अनुसार। आप सभी को एक टेबल दी गई है किताब के अंदर भी और कोर्स में भी मैंने बताया है। नवीनतम जो आंकड़े हैं उत्पादन के वो 2022-23 के हैं और उन आंकड़ों के आधार पर आपको पूछा गया है मूंगफली के उत्पादन में पहला और दूसरा नंबर किसका है। हाल ही में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें चावल का पूछा था आई थिंक, तो वो भी आपके उस वाले टेबल में से क्लियर हो रहा था, इसलिए वो टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। पाली सवाई माधोपुर लिखा हुआ है, गंगानगर हनुमानगढ़ लिखा हुआ है, बीकानेर जोधपुर लिखा हुआ है, जालोर और सिरोही लिखा हुआ है। तो राजस्थान में पहले नंबर पर जो आपके मूंगफली उत्पादन में है वो है बीकानेर जिला, दूसरे नंबर पर है आपके जोधपुर जिला। राइट आंसर क्या होगा, आपके बीकानेर और उसके बाद में कौन होगा, आपके जोधपुर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपके क्या है, असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन चुनना है। गेहूं की बात कर रहा है, गेहूं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित का मतलब उत्पादन जिसका सबसे ज्यादा हो रहा है और सर्वाधिक उत्पादन के साथ में लिखा हुआ है खाए जाने वाला खाद्यान्न है। बिल्कुल ये कथन सही है। राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा बोया जाता है बाजरा, लेकिन राजस्थान में उत्पादन के हिसाब से सबसे ज्यादा जो उत्पादित खाद्यान्न है वो होता है गेहूं, और सबसे ज्यादा खाने वाला भी कौन सा खाद्यान्न है, गेहूं है। यह एक रबी की फसल है क्या, बिल्कुल सही बात है, गेहूं रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में हम बोते हैं। ठीक है, गेहूं की किस्में हैं, मैक्सियन है, लाल बहादुर है, मंगला है, बिल्कुल सोनालिका भी इसी में ही आता है, वो भी आपके गेहूं की ही किस्म है। मैक्सियन, लाल बहादुर, आपके मंगला आ जाती है, ठीक है ना, आपके जो है वो सोनालिका आ जाती है। ये सारी की सारी गेहूं की किस्में हैं। तो ये कथन भी क्या होगा, सही। आपको असत्य चुनना है।
इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आपके कहाँ पर लिखा हुआ है, जयपुर में। ये यहाँ पर कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार पहले नंबर पर कौन है, हनुमानगढ़ है, और दूसरे नंबर पर कौन है, आपके श्री गंगानगर है। कौन है, श्री गंगानगर है, ठीक है ना, ये श्री गंगानगर है। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, इसलिए इसमें जयपुर यहाँ पर नहीं होगा। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये कथन असत्य है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमें बोल रहा है कि बाजरा अनुसंधान केंद्र निम्न में से किस जिले के अंदर स्थित है। बाजरे के लिए अनुसंधान केंद्र जो है वो केंद्र सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के नाम से एक संस्था है, जिस संस्था के द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर किसकी स्थापना कर रखी है, बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर रखी है। बाजरे की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर बाजरे की प्रमुख किस्मों के अंदर RCB के नाम से एक किस्म आती है, एक RHB के नाम से आती है, ठीक है, एक राज 171 के नाम से आती है, राज 171 के नाम से आती है। ये सारी की सारी जो किस्में हैं ये किसकी है, गेहूं की, अपने बाजरे की किस्में आती है जो राजस्थान में उपयोग में ली जाती है। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको फसलें दे रखी है, दूसरी तरफ आपको जो है वो इनकी किस्में दे रखी है, आपको मिलान करके बताना है कि भाई इसका सही आंसर कौन सा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके कपास। कपास की अगर हम प्रमुख फसलों की बात करें तो कपास की फसलों के अंदर जैसे कि वीरनार नाम से एक फसल आपके जो है वो किस्म आती है, वीरनार आती है, वराह लक्ष्मी के नाम से भी आती है, ठीक है ना, नरमा के नाम से आती है। ये सारी की सारी जो है वो किसकी किस्में हैं, आपके यहाँ पर कपास की किस्मों के नाम से आती है, ठीक है ना। जैसे कि वीरनार है, आपके वराह लक्ष्मी है, ठीक है ना, नरमा है, एक बीकानेरी नरमा भी आती है, एक PST के नाम से भी आती है। तो ये सारी की सारी किस्में किसकी हो जाएगी, आपके कपास की हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं चावल की। चावल की किस्मों की अगर हम बात करते हैं तो चावल चूँकि आपके अधिकांश जो नदियों के नाम होते हैं उन्हीं नामों के ऊपर चावल की किस्में भी रखी जाती है, जैसे कि कावेरी है, जैसे कि चंबल है, जैसे कि आपके परमल है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चावल की ही जो है वो किस्में जो है वो आती है। एक माही सुगंधा के नाम से भी चावल की किस्म आती है, ये भी इसी में ही आती है। तो चावल की किस्म कौन सी हो जाएगी, कावेरी हो जाती है। फिर अगली आती है आपके मक्का। मक्का की अगर हम बात करें तो माही कंचन हुई, माही धवल हुई और आपके मेगा हुई, ये सारी की सारी किस्में किसकी है, आपके मक्का की किस्में हैं। ये हम भी मक्का की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सरसों की अगर हम बात करें तो सरसों की किस्मों के अंदर जैसे कि वरुणा के नाम से एक सरसों की किस्म आती है, ठीक है ना, आपके दुर्गामणि के नाम से एक जो है वो सरसों की और राई की किस्में आती है। तो सरसों और राई की किस्में हो जाएगी दुर्गामणि, वरुणा वगैरह ये आ जाती है। तो राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए जो है वो 3 से मिल रहा है, ए जो है वो 3 से मिल रहा है, बी जो है वो 1 से मिल रहा है, बी इसमें 2 से है, इसमें 1 से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी जो है वो 2 से है, डी 4 से है। एक तरफ फसलें हैं, दूसरी तरफ रोग दिया हुआ है, सेम लगभग वैसा ही प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। देखिए बाजरा के अंदर जो है वो कौन सा रोग लगता है, तो बाजरा जो होता है, इस बाजरे के अंदर जो है वो एक आपके लट लगती है जिसको कहा जाता है हरी बाली। क्या बोलते हैं, हरी बाली। तो हरी बाली के नाम से जो है वो एक लट लगती है बाजरे में। चावल जो होती है, चावल इसके अंदर एक कीट लगता है जिसको कहा जाता है गंदी बग कीट, जो कि चावल को जो है वो खराब कर देती है। मक्का जो होती है, मक्का, इस मक्का के अंदर एक बीमारी लगती है जिसकी वजह से मक्के जो है उसके अंदर दाने जो है वो गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी अगर मक्का खाया है तो उसको कहा जाता है ब्राउन स्पॉट डिजीज। क्या बोलते हैं, ब्राउन स्पॉट डिजीज के नाम से जानी जाती है। एक होती है मूंगफली के अंदर टिक्का रोग, जिसमें मूंगफली जो है वो खराब हो जाती है, कई कई जगहों से दाने पड़ जाते हैं उसमें, उसको कहा जाता है टिक्का रोग। ये रोग जो है वो आपके फसलों से संबंधित है। तो जैसे कि बाजरा आपके इसमें मिलान करेंगे तो फर्स्ट जो ए जो है वो आपके 1 से मिलान कर रहा है, ठीक है, बी जो है वो आपके 3 से मिलान कर रहा है, सी जो है वो 4 से मिलान कर रहा है और डी जो है वो आपके 2 से मिलान कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए राजस्थान में प्रमुख एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है अगर उनकी हम बात करें तो टोटल 5 जो है वो मुख्य रूप से देखते हैं। जिसमें से पहली जो है वो आपके आती है जैसे कि जोधपुर, जोधपुर के नाम से है, वो कहाँ पर है, जोधपुर में ही है। दूसरी आती है एक आपके कोटा के नाम से, कोटा कृषि विश्वविद्यालय, वो कहाँ पर है, कोटा में है। तीसरी आपके आती है श्री कर्ण नरेंद्र के नाम से, श्री कर्ण नरेंद्र के नाम से, और ये कहाँ पर है, आपके जोबनेर में स्थित है। कहाँ पर है, जोबनेर में है। जोबनेर कहाँ पर पड़ता है, जयपुर में। तो श्री कर्ण नरेंद्र कहाँ पर है, जयपुर में हो जाएगी, जोबनेर जयपुर। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके 4 नंबर पर आती है महाराणा प्रताप। कौन सी आती है, महाराणा प्रताप के नाम से आती है, जो आपके कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और एक 5वें नंबर पे आ जाती है आपके स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद के नाम से आती है, केशवानंद के नाम से आती है।
और वह कहाँ पर स्थित है, आपके बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। ये 5 जो है वो प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय है, जिसमें सबसे पुरानी स्वामी केशवानंद के नाम से ही आती है। ठीक है, जयपुर के अंदर हो जाएगी, श्री कर्ण नरेंद्र जोबनेर के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है? देखिए, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, अगर ये प्रश्न आपको पूछा जाए तो राजस्थान को जो है वो टोटल 10 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा हुआ है। कृषि जलवायु प्रदेश अगर कभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो यूट्यूब के ऊपर जाना है, वहाँ पर मैंने ये एग्री क्लाइमेट जोन पढ़ा रखे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। 70-80 हज़ार स्टूडेंट ने देखा है, तो वो आपको चीज़ें याद भी हो जाएगी। देखिए 10 किस प्रकार से है, तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5। ठीक है, 5 हो गए। ए के अंदर, फर्स्ट के अंदर आपके ए बी सी 3 चलते हैं, सेकंड में केवल 2 ही आएंगे, ए और बी, थर्ड में भी 2 ही आएंगे, ए और बी, फोर्थ में भी 2 ही आएंगे, ए और बी, और 5 में केवल अकेला रहेगा। तो 3 ये हो गए, 2 हो जाए, जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, तो 3 तो ये हो गए, फिर 2 इसके हो जाएंगे 5, फिर 2 ये हो जाएंगे 7, फिर 2 ये हो जाएंगे 9 और 1 ये हो जाएगा 10। ये टोटल 10 जो है वो कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान में। इनमें से अगर हम बड़े की बात करें, चूंकि ये प्रश्न आगे और आएंगे इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में ना बताकर आपको और आगे बता दूंगा। वैसे यहाँ पर सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी के नाम से जो लिखा हुआ है, जो फर्स्ट सी होगा वो सबसे बड़ा है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आता है वो फर्स्ट ए आता है, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो आता है वो सेकंड ए आता है। ये राजस्थान के सबसे बड़े कृषि जलवायु प्रदेश है। लेकिन राजस्थान का अगर सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है जो 4B के नाम से जाना जाएगा। कौन सा? 4B के नाम से, 4B के नाम से जाना जाएगा। वो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आता है, जो कि सबसे दक्षिण के अंदर भी स्थित है। यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया है, फर्स्ट ए अगर ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो फर्स्ट ए जो है वो हो जाता, तो फर्स्ट सी इसका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 के दिन शुरू हुई थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर का लिखा हुआ है इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि खरीफ के लिए 2% है क्या? बिल्कुल सही है। रबी के लिए 1.5% है, बिल्कुल सही है। और बागानी या फिर आपके जो नकदी फसलें होती हैं उन सब के लिए 5% है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये आपके दोनों ही कथन इसमें क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राजस्थान किसान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 2011 में की जाती है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? CR चौधरी जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष है आपके। और भी अपडेट हुआ है तो आप देख लेना है। आज की तारीख तक जो है वो CR चौधरी राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष है। 2011 के अंदर इसकी स्थापना होती है। देखिए, जलवायु प्रदेश और जिले दे रखे हैं, अगर आपको इसको मिलान करना है तो इसके लिए आप थोड़ा सा जो है वो राजस्थान का मैप जो है उसको समझ जाइए। यह आपके राजस्थान है, और राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में आता है आपका फर्स्ट ए। ये वाला कौन सा है? आपके फर्स्ट ए के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपके बाड़मेर और आपके जोधपुर जो है ये फर्स्ट ए के अंदर आता है, फर्स्ट ए। यहाँ पर श्री गंगानगर और बीकानेर जो है, सॉरी, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये आता है फर्स्ट बी में। जैसलमेर और बीकानेर और चूरू का काफ़ी पार्ट जो है वो आता है फर्स्ट सी के अंदर। ये तो हो गए 3, ठीक है। फिर अगला देखना है, यहाँ पर नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर का पार्ट जो है ये आता है सेकंड ए के अंदर, ठीक है। ये नागौर वाला भी इसी में सेकंड ए में आ जाता है। जोधपुर का कुछ पार्ट जो बचा हुआ है ये वाला, ये यहाँ पर आपके जो जालोर वाला हिस्सा है, पाली वाला हिस्सा है, जोधपुर का दक्षिणी नागौर वाला जो है ये आपका आता है सेकंड बी के अंदर। ये सेकंड ए वाला लगभग यहाँ तक आ जाएगा, जिसमें नागौर भी कवर है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका थर्ड ए। अगला आता है थर्ड ए, जिसमें ये जयपुर दौसा वाला ये जो पार्ट है ना, ये इसमें आएगा, जिसको बोलेंगे अपन थर्ड ए के नाम से। फिर आपके आता है अगला, जिसके अंदर यहाँ पर जो पूर्वी राजस्थान वाले हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाए। ये है थर्ड ए। यहाँ पर आता है आपका थर्ड बी, जिसको बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा 5 में ही आता है। और अब 2 हिस्से बच रहे हैं, जिसमें इनको आप इस प्रकार से बांट सकते हो। तो यहाँ दक्षिण वाला हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा तो आएगा आपका 4A के अंदर, और ये आएगा आपका 4B के अंदर। इस प्रकार से आपके 10 कृषि जलवायु प्रदेश जो है इनको बांट रखा है। अब मेहनत के याद है तो उस हिसाब से मैं दिमाग में सेट हो जाता है, लेकिन आपको इस मैप से ये प्रश्न जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे।
जैसे कि देखो फर्स्ट बी लिखा हुआ है, फर्स्ट बी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जिले कौन से, गंगानगर हनुमानगढ़ ही है भाई। यहाँ पर आप कोटा बूंदी तो ला नहीं सकते, तो गंगानगर हनुमानगढ़ में से अगर कोई सा दिख रहा है तो वो इसके साथ में मिलान करेगा। फिर है फर्स्ट सी, ये रहा फर्स्ट सी। मैंने बताया कि यहाँ पर जैसलमेर और बीकानेर है। अब जैसलमेर बीकानेर होना जरूरी है, जैसलमेर बीकानेर इन दो में है तो ये इसी के साथ मिलान करेगा और कहीं नहीं करेगा। फिर सेकंड ए लिखा हुआ, ये रहा सेकंड ए। यहाँ पर झुंझुनू और आपके जो है वो सिक्कर नागौर वाला हिस्सा आता है, चूरू वाला, तो नागौर झुंझुनू सिक्कर वाला हिस्सा आएगा, तो ये सेकंड ए हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है थर्ड ए, ये रहा थर्ड ए यहाँ पे लिखा हुआ है। और थर्ड ए के अंदर मैंने बताया कि भाई जयपुर दौसा और अजमेर वाला ये टोंक वाला ये हिस्सा आपको नजर आना चाहिए, तो जयपुर तो बहुत कंपलसरी है थर्ड ए के अंदर, तो यहाँ पर जयपुर आपको नजर आ रहा है। तो सीधा सीधा मिलान हो रहा है, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजफेड जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए राजस्थान के अंदर जो है वो राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन के नाम से राजफेड की स्थापना 1957 के अंदर की जाती है। और राजफेड जो है इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो जयपुर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और जो एमएसपी के ऊपर जो खरीद होती है फसलों की, एमएसपी के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो आपकी खरीद होती है, वो आपके खरीद राजस्थान के अंदर किसके द्वारा की जाती है? राजफेड के द्वारा की जाती है। राजफेड ही वो संस्था है जो कि राजस्थान के किसानों को उचित मूल्य के ऊपर बीज हुआ या फिर खाद हुआ, उर्वरक हुआ, वो जो है वो उपलब्ध करवाती है। इसी राजफेड का खुद का भी जो है वो जोटवाड़ा जयपुर के अंदर एक उर्वरक का कीटनाशक का कारखाना भी स्थित हो रखा है। अगला है, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का कितना योगदान है? देखिए ये चूंकि राष्ट्रीय का है लेकिन दलहन का विकास कार्यक्रम है इसलिए पूछा जा सकता है। इसमें अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम के अंदर कितना है और राज्य का कितना है? केंद्र सरकार इसमें जो है वो 75% अपना हिस्सा देती है, राज्य सरकार जो है वो 25 देती है। 75-25 इसके अंदर रेशो हो जाएगा। इजी प्रश्न है। वर्ष 2000, अब यहाँ पर वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नए इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड प्रश्न है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्ष 2024-25 में कृषि का जो है वो आपके GSVA प्रचलित कीमतों के ऊपर कितने प्रतिशत है? 2024-25 की बात कर रहा है। 26.54 है, 26.92 है, 26.60 है, 26.95 है। सारे के सारे 26 है, चूंकि वहां पर भी वो भी 26 है। कौन सा? स्थिर का और आपके प्रचलित का। जो 26.54 लिखा गया है ये स्थिर कीमतों के ऊपर GSVA है कृषि का, ध्यान रखना है। और जो 26.92 लिखा गया है ये प्रचलित कीमतों के ऊपर GSVA है आपके कृषि का। तो राइट आंसर किसका पूछ रहा है? प्रचलित का पूछ रहा है। तो 26.92% जो है वो GSVA होगा हमारा प्रचलित कीमतों के ऊपर। निम्न में से किस क्षेत्र के अंदर कृषि का प्रचलित कीमतों पर योगदान सर्वाधिक है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर सर्वाधिक योगदान हो रखा है? भाई पशुधन है, फसल है, वानिकी है, मत्स्य है। क्षेत्र तो यही चार है। सबसे ज्यादा अगर हम योगदान की बात करें, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। पहले नंबर पर है पशुधन। पशुधन जो है इसका सबसे ज्यादा योगदान है। दूसरे नंबर पर आपके आता है फसल। तीसरे नंबर पर आती है वानिकी। चौथे नंबर पर आता है मत्स्य। मत्स्य का योगदान सबसे कम आता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके योगदान की तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वो आपके पशुधन का आता है 46.77%। 46.77% जो है वो सबसे ज्यादा पशुधन का है। फसल का भी 46 ही है लेकिन 46.17% है, ना कि 46.77, इसलिए ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है। वहीं अगर हम वानिकी की बात करें तो 6.56% जो है वो वानिकी है। और अगर हम मत्स्य की बात करें तो ये बिल्कुल कम है, 0.51% के आसपास आता है। ये आपके योगदान की बात आ जाती है सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम। तो सबसे ज़्यादा आपको पूछ रहा है प्रचलित कीमतों के ऊपर, तो किसका है? पशुधन का सर्वाधिक है। पशुधन और फसल के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। निम्न में से किस राज्य का मूंगफली उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान है? अब देखो वैसे राजस्थान का पूछा जा सकता था लेकिन इकोनॉमिक सर्वे है इसलिए कोई सा भी पूछ सकता है। मूंगफली के अंदर पहले नंबर पर आपके गुजरात है, सेकंड नंबर पर आपका राजस्थान जो है ये आता है, और थर्ड नंबर पर जो है वो तमिलनाडु आता है, ध्यान रखना है। तो राजस्थान जो है ये आपके सेकंड नंबर पर आता है मूंगफली उत्पादन के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको प्रथम पूछा गया है। और प्रथम की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर कौन आएगा? आपके गुजरात। इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तिलहन की बात कर रहा है, चौथा है, तीसरा है, पहला है या फिर आपके पहला, चौथा है, दूसरा है, पहला या फिर आपके तीसरा। तो राजस्थान कौन से नंबर पर है? तिलहन उत्पादन के मामले में भारत के अंदर जो है वो आपके प्रथम स्थान पर है। एक चीज आप जरूर याद रखना है,
भारत के टोटल का अगर हम उत्पादन की बात करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादन सरसों का करता है, और राजस्थान भारत के कुल सरसों का राजस्थान के अंदर जो है वो 46.13% का उत्पादन होता है, जो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें राजस्थान का, तो बाजरा जो है इस उत्पादन के अंदर भारत के कुल बाजरा का राजस्थान जो है वो अकेला कितना उत्पादन करता है, 44.66% का करता है। और वहीं अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें, तिलहन जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, और भारत के कुल तिलहन का राजस्थान जो है वो कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, 22.78% का उत्पादन करता है। ये तीन चीज़ें जो है वो इसमें आपको क्लियरली याद रखना है। आपको वैसे भी क्वेश्चन अभी पूछा ही गया था लेटेस्ट में कि भारत के कुल बाजरा का कितना उत्पादन राजस्थान में होता है, तो इस वजह से आपको ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑल ओवर में सबसे ज़्यादा जो है वो सरसों का उत्पादन है 46, उसके बाद में जो है वो आपके बाजरा है, और उसके बाद में आपका तिलहन है। राइट आंसर यहाँ पर तिलहन के उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम नंबर पर आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है। कथन 1, कथन 2, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान थर्ड सी के अंतर्गत आता है। अब देखो एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, भाई बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान तो है ही, और लेकिन उसको सेकंड जो है वो हम थर्ड जो है वो क्या कहते हैं, बी कहते हैं। अब एक चीज आप कॉमन सेंस से भी इसको कट कर सकते थे। मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि सी जो है वो केवल एक में ही आता है, बाकी सब में ए बी चलता है, पांचवे के अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो थर्ड में आप सी लगा कहाँ से रहे हो, ऐसा कोई हमारे जो है वो कृषि जलवायु प्रदेश है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो इस वजह से यहाँ पर तो ये बहुत आसानी से ही आप इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। ये पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र के अंदर जो है वो आपके अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर आता है, बिल्कुल आता है, सही बात है, मैंने उस मैप में भी बताया था। तो कथन 1 तो है असत्य, कथन 1 तो है आपका असत्य, और कथन 2 जो है वो हो जाएगा सत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से किस दिनांक को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपके जो है वो सिलेबस के अंदर 73वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है, यानी कि पंचायती राज जो है वो आपके लिखा हुआ है। और पंचायती राज की अगर हम बात करें तो पंचायती राज चूंकि भारत के अंदर जो है वो आपके 24 अप्रैल 1993 के दिन क्या होता है, आपके लागू होता है। इस वजह से 24 अप्रैल को हर वर्ष क्या मनाया जाता है, आपका जो है वो पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। वैसे अगर पंचायती राज की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 के दिन बगदरी नागौर से जो है वो शुरुआत होती है पंचायती राज की। लेकिन चूंकि इसको संवैधानिक जो है वो रूप नहीं दिया गया था, संवैधानिक जो दर्जा है वो दिया गया 1993 में, उसके बाद में जो है वो आपके इसको क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला अगर हम बात करें तो निम्न में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है उसकी सिफारिश करी थी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई जाती है, पी के थुंगन समिति आती है, बलवंत राय मेहता समिति है, और पीवी के राव समिति आ जाती है। ये पी नहीं, ये जीवी के राव है, जीवी के राव। अगर इसमें अपन बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर है। 1956 के अंदर जो है वो बलवंत राय मेहता समिति बनाई जाती है, जो कि 1957 के अंदर अपनी रिपोर्ट देती है। और इसमें जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करती है, जिसमें सबसे निचले स्तर के ऊपर बात करते हैं ग्राम पंचायत की, ठीक है, जो भारत राजस्थान में वर्तमान में अपनाया हुआ है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है आपका पंचायत समिति, और तीसरे नंबर पर आता है जिला परिषद। ये राजस्थान के अंदर वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई हुई है, जिसकी बात भी कौन करता है, आपके बलवंत राय मेहता समिति करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके 2 अक्टूबर 1959 के दिन बाद में जो है वो इसी की जो सिफारिश थी उसको देखते हुए आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लागू करवा दिया जाता है बगदरी नागौर से। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। एक तरफ आपको अनुच्छेद दिया हुआ है, चूंकि 243 अनुच्छेद जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। 243 के अंदर अलग अलग जो है वो आपके सब आर्टिकल है, जैसे कि 243 डी जो है ये आपके आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है डी। यहाँ पर ये रहा पंचायती राज में आरक्षण, यानी कि जो आपका ए है ये किसके साथ मिलान करेगा, 3 के साथ। आई 243 आई 4 होता है इनकम का मतलब हो गया पैसा, पैसे से संबंधित कौन सा है, वित्त आयोग है। तो राज्य वित्त आयोग किसमें है, 243 आई के अंदर वित्त आयोग है, यानी कि बी जो है वो 1 के साथ में मिलान करेगा। 243 ई का मतलब हो गया एक प्रकार से एमिशन, या फिर आपके बाहर निकलना, या फिर जो टाइम पीरियड होता है, ऐसे आप इसको काउंट कर सकते हो। तो कार्यकाल जो है पंचायती राज के अंदर या पंचायतों का कार्यकाल वो 243 ई के अंदर जो है वो रखा जाता है।
फिर आता है आपके, तो ये 2 के साथ में हो जाएगा। फिर आता है 243 के जो है ये आपके निर्वाचन से संबंधित है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख 243 के अंदर है, यानी कि ये 4 के साथ में मिलान करेगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। पंचायत समिति का प्रधान निम्न में से किसे अपना त्याग पत्र देता है। देखो प्रधान की बात कर रहा है, वैसे आपको तीनों ही याद रखने हैं। जैसे कि सबसे निचले स्तर के ऊपर कौन होता है, सरपंच, और सरपंच जो है ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, बीडीओ साहब को देता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देता है। ठीक है। इसके बाद में सरपंच आता है, ग्राम पंचायत का जो है वो प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख आता है। पंचायत समिति के स्तर पर कौन आता है, आपके प्रधान आता है। तो प्रधान किसको देता है, प्रधान जो है ये किसको देता है, प्रधान देता है जिला प्रमुख को। किसको देता है, जिला प्रमुख, जो कि जिला परिषद का जो है वो हेड होता है। ठीक है ना, इसको देता। उप प्रधान किसको देता है, प्रधान को देता है, लेकिन प्रधान किसको देगा, जिला प्रमुख को देता है। फिर उसके बाद में अगला आ जाता है आपका जिला प्रमुख। जिला प्रमुख, जिला प्रमुख जो है ये जिला परिषद का हेड होता है, और ये किसको देता है, ये जिले से ऊपर की व्यवस्था होती है, संभागीय आयुक्त, उसको देता है, संभागीय आयुक्त को देता है। ये तीनों के जो है वो त्याग पत्र हैं, इनको आप स्पेशली याद रख लेना है कि कौन कौन किस किस को देता है। तो जिला प्रमुख किसको देगा, आपके संभागीय आयुक्त को देगा, प्रधान जो है वो जिला प्रमुख को देगा, सरपंच जो है वो आपके बीडीओ को देगा। यानी कि इसमें जो है वो प्रधान का पूछा हुआ है, प्रधान किसको देगा, आपके जिला प्रमुख को जो है वो अपना त्याग पत्र देगा। किसको, जिला प्रमुख को जो है वो अपना त्याग पत्र जा सकता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में असत्य कथन की बात आपको करनी है। असत्य कथन जो है वो कौन सा है, आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था कि भाई मनरेगा जो चल रही है उसमें जो 100 दिन का काम कर लेगा, 100 दिन का पैसा कौन देती है, केंद्र सरकार। लेकिन 100 दिन का काम करने के बाद में राजस्थान सरकार 25 दिन का और उसको काम देगी, जिसको मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम दिया गया। फिर उसके बाद में जो है वो शहरी क्षेत्र के अंदर भी जो है वो रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरुआत की जाती है 100 दिन के रोजगार के साथ में। बाद में उस योजना का नाम बदलकर और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर देते हैं, और जो रोजगार है वो भी 125 दिन का कर दिया जाता है। ये जो रोजगार है ये आपके शहरी क्षेत्र में दिया जाएगा, और इसका पूरा का पूरा खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी। तो इसका पुराना नाम क्या था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना था। बिल्कुल एकदम सही बात है, आपको असत्य चुनना है। इसका प्रारंभ 9 सितंबर जो है वो 2022 को होता है। बिल्कुल ये भी सही बात है, जयपुर से इसकी शुरुआत होती है। इसमें कार्य करने वाले जो श्रमिक है उनकी आयु 18 से 45 वर्ष होती है। ये यहाँ पर गलत हो गया, इनकी आयु जो है वो 18 से 60 वर्ष तक ली जाती है, 18 से 60 वर्ष तक ली जाती है, इसलिए ये कथन इसमें असत्य है। इनमें कार्य करने का जो दिवस की संख्या है वो 2025-24 में 125 कर दी गई। बिल्कुल ये भी एकदम सही बात है, वर्तमान में 125 दिन का जो है वो इसमें कार्य दिवस दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन जो योजना है, जो कि राजस्थान के अंदर लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए ये योजना शुरुआत की जाती है। इसकी शुरुआत जो है वो कब होती है, 13 दिसंबर 2019, 25 दिसंबर 2019, 13 नवंबर 2019 या फिर 25 नवंबर 2019। राइट आंसर क्या होगा, आपके 13 दिसंबर 2019 के दिन जो है वो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाती है। ये योजना क्या है, तो इस योजना के तहत मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए का क्या दिया जाता है, आपके ऋण दिया जाता है। कितना, 20 करोड़ रुपए तक का जो है वो ऋण इसमें दिया जाता है। 20 नहीं, 10 करोड़ का जो है वो इसमें ऋण दिया जाता है। 10 करोड़ तक का जो है वो ऋण दिया जाता है। ऋण को जो है वो 3 अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। एक 25 लाख का ऋण है अगर आप 25 लाख का ले रहे हो, दूसरा 5 करोड़ का ऋण है अगर आप 5 करोड़ का ले रहे हो, तीसरा जो है वो 10 करोड़ का ऋण है। और तीनों के लिए जो है वो अलग अलग इसमें क्या रखा जाता है, क्राइटेरिया रखा जाता है। अगर आप 25 लाख का ऋण ले रहे हैं तो सरकार 8% का अनुदान देती है। अगर आपने 5 करोड़ का ऋण लिया है तो सरकार 6% का अनुदान देती है, और अगर 10 करोड़ का ऋण लिया है तो सरकार 5% का अनुदान देती है। इस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत आपके 10 करोड़ का ऋण जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। क्या आ जाती है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। योजना वाले जो आपके टॉपिक है वो भी मिक्स में अपन ले रहे हैं, और लगभग आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न तो मिनिमम योजनाओं के पूछे जाएंगे, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना का शुभारंभ जो है वो किस वर्ष में होता है। देखिए निःशुल्क सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो निःशुल्क यानी कि फ्री के अंदर क्या दी जाती है, बुक्स जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। बुक्स दी जाती है, किसको दी जाती है, सरकारी विद्यालयों के लिए, सरकारी विद्यालय के लिए, सरकारी विद्यालय के लिए। अब सरकारी विद्यालय के अंदर किसको दी जाएगी, सरकारी विद्यालय के अंदर उसको दी जाएगी जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक अध्ययनरत है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक
जो अध्ययनरत है उनमें सभी को दी जाएगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उन सभी को दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 8 के बाद में कक्षा 9 से लेकर 12 जो है यहाँ तक, कक्षा 9 से लेकर 12 तक, अब इसमें दो अलग अलग कंडीशनें रख दी गई है। इसमें लड़कियां तो जो है वो सभी ली जाएगी, सभी छात्राएं सभी शामिल है, लेकिन इसमें जो छात्र जो है वो छात्र दो ही शामिल होंगे। एक तो होंगे SC और ST कैटेगरी के, वो मतलब कि बच्चे जिनके माता पिता इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, यानी कि ITR जो है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो नहीं भरते, यानी कि जिनके माता पिता टैक्स नहीं भरते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, उनके बच्चे शामिल होंगे। SC ST वालों के बच्चे लड़के शामिल होंगे और छात्राएं सारी की सारी शामिल होगी। यानी कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी लड़कियों को जो है वो पाठ्य पुस्तक दी जाती है। कक्षा 1 से 12 तक SC के सभी छात्रों को दी जाती है, ST के सभी छात्रों को दी जाती है, और कक्षा 1 से 8 तक सभी छात्र हैं। 9 से 12 तक केवल वही बच्चे शामिल होते हैं जिनके माता पिता टैक्स नहीं भरते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? 2008-9 के अंदर जो है वो सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2008-9। अगला आता है आपका, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत स्नातकोत्तर यानी कि आपके PG की बात कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है, अध्ययन करने वाली छात्रा जो है उसको कुल कितनी राशि, सहयोग राशि जो है वो दी जाती है। देखिए, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा 2015-16 के अंदर इस योजना की शुरुआत की जाती है, और इसमें मुख्य उद्देश्य था कि लड़कियां जो है वो आने वाले टाइम में अगर प्रशिक्षण के लिए या फिर आने वाले टाइम के अंदर PG अगर करना चाहती है तो सरकार उसमें आर्थिक सहयोग देगी, लेकिन हर प्रत्येक को नहीं देगी। ये सहयोग उसी को ही दिया जाएगा जो एक तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ी हुई हो, दूसरा उसके मिनिमम 75% जो है उससे अधिक परसेंटेज रहे हो। कौन कौन सी क्लास में? 11th और 12th में। उन छात्राओं को प्रशिक्षण के लिए सरकार के द्वारा जो है वो 1,15,000 रुपये दिए जाएंगे, और जबकि आपके 1.15 लाख जो है ये तो दिए जाएंगे प्रशिक्षण के लिए, और 2.25 लाख जो रुपए हैं ये दिए जाएंगे PG के लिए। यहां पर आपको PG वाला पूछ रखा है, तो PG के लिए क्या हो जाएगा? 2,25,000, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसी को ही क्या कहते हैं? माँ योजना के नाम से भी ये जानी जाती है। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो योजना है ये आपके 1 मई 2021 के दिन शुरुआत होती है। शुरुआत कब होती है? आपके 1 मई 2021 के दिन इस योजना की क्या होती है? आपके शुरुआत होती है। इसमें टोटल 1819 जो है वो पैकेज दिए जाते हैं, और इसमें 25 लाख रुपए का क्या किया गया है? बीमा कवर किया गया है। 25 लाख रुपए का बीमा जो है वो इसमें कवर किया जाता है। ये आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, ये वही योजना है जिसका नाम पहले चिरंजीवी के नाम से हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका जो है वो आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। ठीक है, 2021 की योजना है, ये इसमें ध्यान रखना है। अगला है आपके एक और योजना का प्रश्न है, कथन 1 है, गार्गी पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1998 में होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन, ये तो सही है। दूसरा है कि इसमें पुरस्कार राशि 12,000 रुपये 2 किस्त में दी जाती है। 12,000 नहीं देते हैं, इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर तो हो जाएगा कथन 1 जो है वो सही है, और कथन 2 जो है वो गलत है। कथन 1 तो सत्य है, कथन 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गार्गी जो पुरस्कार है ये आपके योजना जो है वो 1998 के अंदर शुरू की गई थी। इस योजना के अंदर यह कहा गया कि वो लड़कियां जिन्होंने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान BSER से जो है वो 10वीं कक्षा के अंदर, ध्यान देना है, 10th क्लास के अंदर 75% से अधिक जो है वो अंक बनाने वाली जो लड़कियां हैं उन सभी को गार्गी पुरस्कार हम देंगे। गार्गी पुरस्कार में हम 6,000 रुपये उनको देंगे। जब वो 11th क्लास में प्रवेश कर लेगी तब उनको 3,000 रुपये देंगे, और जब वो 12th क्लास में प्रवेश कर लेगी तब हम उनको 3,000 रुपये देंगे। इस प्रकार से 3-3 हज़ार की 2 किस्तों में टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ना कि 12,000 रुपये। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A। अगला देखिए, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत कुल कितनी सहयोग राशि दी जाती है? यहां पर बात कर रहा है वृद्धजन सम्मान पेंशन की। वृद्धजन कौन? वृद्धजन महिलाएं जो है ये 55 वर्ष से अधिक होते ही इनकी पेंशन शुरू हो जाती है, और पुरुष जो है
और जो मेल है, जो आपके पुरुष है, इनकी 58 वर्ष से प्लस उम्र होते ही उनकी पेंशन शुरू हो जाती है और पेंशन आजीवन चलती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, पहले ये जो है वो 750 रुपये हुआ करती थी, फिर बाद में और इसमें गहलोत जी ने वृद्धि करी, फिर बाद में आपके भजनलाल जी ने वृद्धि करी। वर्तमान में जो आंकड़ा है वो आपको याद रखना है, 55 प्लस महिला और 58 प्लस पुरुष आजीवन तक जो है वो 1250 रुपये क्या करते हैं, वृद्धजन सम्मान पेंशन जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। अभी प्रति माह 1250 रुपये जो है वो इसमें दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो कि अपने आप को चौहान वंशीय राजपूत मानते हैं। देखिए चौहान जो है ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पर रहे हैं। चौहान अजमेर से शुरुआत होती है, अजमेर के बाद में शुरुआत सांबर से होती है, फिर अजमेर जाते हैं, अजमेर के बाद में नाडोल पाली में जाते हैं, वहाँ से फिर जालोर में जाते हैं, जालोर से फिर सिरोही में जाते हैं, और सिरोही के अंदर और आपके पाली के नाडोल के अंदर, इस पाली और सिरोही वाले हिस्से में जैसे कि देवड़ावाटी जो है वो आपके चौहान सिरोही के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चौहानों का मुख्य रूप से वर्चस्व था। और इसी क्षेत्र के अंदर, कौन सा क्षेत्र, स्पेशली अगर हम बात करें तो पाली वाला क्षेत्र है या फिर आपका सिरोही का क्षेत्र है। पाली सिरोही के क्षेत्र के अंदर एक जनजाति जो है वो निवास करती है और उस जनजाति का नाम क्या आता है, गरासिया जनजाति। और इस गरासिया जनजाति के द्वारा अपने जो पूर्वज है वो पूर्वज कौन से वंश के माने जाते हैं, वो चौहान वंश के माने जाते हैं। इनका यही कहना है कि हमारे जो पूर्वज है वो चौहान ही है, इसीलिए जो है वो इसका राइट आंसर क्या होगा, गरासिया जनजाति होगा। आपको जनजातियों में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है या फिर पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति रह रही है, या फिर इस जनजाति का जो है वो आपके निवास स्थल या फिर आपके एक प्रकार से निवास क्षेत्र कौन सा है। तो गरासिया के लिए आपको स्पेशली जो है वो 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है यह आपको आबू रोड में मिलती है, आबू रोड अगर लिखा हुआ आता है तो वो इसका सही हो जाएगा। एक आपका पिंडवाड़ा आता है, पिंडवाड़ा और आपके आबू रोड ये दोनों के दोनों जो है वो सिरोही के अंदर स्पेशली मिलते हैं। पाली डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो पाली के अंदर एक आपके तहसील आती है बाली, उस क्षेत्र के अंदर आपको ये विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। और अगर हम उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी ये देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके गोगुंदा हुआ, गोगुंदा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, और कोटड़ा जो है इस क्षेत्र के अंदर, इनके अंदर जो है वो आपके गरासिया जनजाति मिलती है। तो गरासिया का प्रश्न आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जनजाति आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ज़्यादा संभावना इसमें क्षेत्र के पूछे के जाने की जो है वो ज़्यादा है, और इनकी कुछ संस्थाएं वगैरह हैं वो भी ध्यान रख लें। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस जिले के अंदर डामोर जनजाति जो है यह पाई जाती है। अब वैसे अगर हम डामोर की बात करें तो राजस्थान के अंदर डामोर जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पर मिलती है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है आपका डूंगरपुर, और एक आता है आपका बांसवाड़ा। इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रमुख रूप से मिलती है। और अगर आंशिक रूप से अगर हम बात करें, आंशिक रूप से, तो आंशिक रूप से यह उदयपुर जिले के अंदर विशेष रूप से मिलती है। उदयपुर हुआ और कुछ जो है वो हद तक श्री गंगानगर वगैरह इस क्षेत्र के अंदर भी मिल जाती है, लेकिन मेनली जो है वो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मिलती है। डूंगरपुर के अंदर जो है वो एक पंचायत है जिसका नाम है सीमलवाड़ा। क्या नाम है, सीमलवाड़ा। इस सीमलवाड़ा जो पंचायत है यहाँ पर मुख्य रूप से मिलते हैं, सीमलवाड़ा पंचायत, यहाँ पर डामोर जनजाति मुख्य रूप से आती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो डूंगरपुर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से जयपुर के किस स्थान पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की गई। ये आपके जो सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है, प्रमुख संस्थाएं, जिसमें आपके RFC राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन आप पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो रिको का अध्ययन करते हैं, जिसमें राजसिको का करते हैं, जिसमें रूडा का करते हैं। ये सारी की सारी संस्थाओं पर आधारित है। रिको के द्वारा विशेष पार्क की स्थापना की जाती है, और जयपुर के अंदर जो है वो रिको ने जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए सीतापुरा जयपुर के अंदर एक आपके विशेष पार्क की, विशिष्ट पार्क की जो है वो स्थापना कर रखी है, जहाँ पर जेम्स और ज्वेलरी के काम होते हैं, रत्न आभूषण के काम होते हैं। ये आपको याद रखना है। सीधा यहाँ से जो है वो मैंने क्लास के अंदर आपको बता रखे हैं, अपनी किताब में भी दे रखे हैं, लगभग जो है वो आपके 15 के आसपास जो है वो मैंने दे रखे, 15 से 20, उनके बाहर जो है वो प्रश्न आज तक गया नहीं है, वो ना जाएगा। अगला देखिए, RFC राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम जो है, इसकी स्थापना जयपुर के अंदर की गई है, यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो RFC का कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना जो है वो आपको पूछी गई है कि इसकी स्थापना जो है वो कब होती है। 1955 मैंने बता रखा है, और 17 जनवरी 1955 भी मैंने बताया है। 17 जनवरी 1955 के दिन इसकी स्थापना होती है। 1995 के अंदर जो है वो रूडा की स्थापना होती है। 1961 के अंदर राजसिको की होती है। 1980 के अंदर रिको की होती है। ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जिनको आपको स्पेशली क्या करना है, याद रखना है।
ठीक है, ये आपके आरएफसी आ जाता है। आरएफसी के बारे में कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो यह 20 करोड़ तक का मैक्सिमम क्या करती है, ऋण देती है। आरएफसी के द्वारा जो है वो कितने करोड़ का ऋण दिया जाता है, 20 करोड़ का। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एमएसएम जो है इनको ही ऋण दिया जाता है आरएफसी के द्वारा, ये भी आप इसमें याद रख सकते हो। इसके अलावा आरएफसी की कुछ योजनाएं हैं जो आपको कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि सेमफेक्स नाम से एक योजना आती है, जैसे कि आपके शिल्प बाड़ी महिला आपके शिल्प बाड़ी के नाम से आती है, एक महिला उद्यम निधि के नाम से आती है, एक टेक्नोक्रेट के नाम से आती है। ये सारी की सारी योजनाएं किसकी है, ये आरएफसी की योजनाएं हैं। कई बार प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। बाकी आपको किताब में मैंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझा भी रखा है। अगला प्रश्न देखिए, कुमारप्पा हस्तलिखित कागज, हस्तलिखित कागज अनुसंधान जो संस्थान है ये किस जिले में स्थित है। कुमारप्पा के नाम से राजस्थान के अंदर कागज के ऊपर अनुसंधान के लिए, जो हस्तलिखित कागज है उसके ऊपर अनुसंधान के लिए राजस्थान के जयपुर के सांगानेर के अंदर जो है वो एक क्या स्थापित कर रखा है, अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर है, ये आपके सांगानेर के अंदर है। तो सांगानेर जयपुर के अंदर जो है वो आपके हस्तलिखित कागज जो है वो अनुसंधान केंद्र है। ये मैंने बताया भी है आपको, जो कृषि आधारित उद्योग है उसके अंदर हमने बात भी करी थी इस चीज की। अगला देखिए, अगला प्रश्न है मिलान करना है। एक तरफ आपको सूती वस्त्र की जो खाने हैं वो दे रखी है, दूसरी तरफ आपको इनका स्थापना वर्ष दे रखा है। जैसे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है एडवर्ड मिल। एडवर्ड मिल जो है ये कहाँ पर है, आपके ब्यावर के अंदर स्थित है एडवर्ड मिल। इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द कृष्णा कॉटन मिल, पहले इसको समझ लीजिए। कृष्णा कॉटन मिल भी कहाँ पर स्थित है, आपके ब्यावर के अंदर है। कहाँ पर है, आपके ब्यावर के अंदर है, ब्यावर में है। और राजस्थान की पहली जो आपके सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है, कृष्णा कॉटन मिल है, और ब्यावर के अंदर ये स्थित है। और दामोदर दास के राठी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, जो जैसलमेर के पोखरण के रहते हैं। 1889 के अंदर इसकी स्थापना होती है। यानी कि द कृष्णा कॉटन मिल जो है वो कब स्थापित है, 1889 में है, ब्यावर में है। राजस्थान की पहली जो है वो आपके कॉटन मिल के नाम से ये जानी जाती है। अगली देखिए यहाँ पर एडवर्ड मिल मैंने बताया है, ये भी कहाँ पर है, आपके ब्यावर के अंदर स्थित है एडवर्ड मिल। और एडवर्ड मिल की स्थापना 1906 के अंदर होती है, यानी कि ये इसके साथ में मिलान करेगा। फिर आता है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। मेवाड़ जो टेक्सटाइल मिल है ये आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1938 में होती है। कब होती है, 1938 में इसकी स्थापना होती है। महाराजा उमेद जो मिल है ये पाली जिले में स्थित है। महाराजा उमेद मिल जो है ये पाली जिले के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, 1942 के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है। ये आपकी प्रमुख सूती वस्त्र की मिलें हैं या फिर कारखाने हैं, और उनका स्थापना वर्ष आ जाता है। जगह भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें अगर मिलान करेंगे तो ए जो है वो 4 के साथ में मिलान कर रहा है, ए 4 के साथ में। बी जो है वो 3 के साथ में मिलान कर रहा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सी जो है वो 1 के साथ में मिलान कर रहा है, डी जो है वो 2 के साथ में कर रहा है। ठीक है, इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ याद रख सकते हो कि ये राजस्थान की फर्स्ट कॉटन मिल है। अगला प्रश्न देखिए, आरएसआरटीसी की स्थापना जो है वो कब हुई थी। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो आपके रोडवेज बसें चलती है राजस्थान की, वही रोडवेज बसों की ये संस्था है आरएसआरटीसी, जिसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन में 1 अक्टूबर 1964, 1 नवंबर 1964, 1 मई 1964, 1 जुलाई 1964। राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर 1964 के दिन आरएसआरटीसी की स्थापना होती है। चूंकि ये डायरेक्टली आपके परिवहन का टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में प्रमुख विकास संस्थाओं के नाम से एक टॉपिक लिखा हुआ है, वहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें कई सारी संस्थाओं के बारे में भी हमने बात करी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सीमेंट के कारखाने और उनका स्थान। सीमेंट के कारखाने भी कई सारे राजस्थान के अंदर कार्यरत है, लेकिन आपको अगर याद है तो मैंने सीमेंट के कारखाने जो है वो आपको लगभग 10-12 सीमेंट के कारखाने लिखवाए हैं, और मुझे विश्वास है कि उससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा। सीमेंट के कारखानों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जैसे कि राजश्री है, मंगलम है, हिंदुस्तान है और बिनानी सीमेंट है। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, स्थान भी लिखा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले कि भाई राजस्थान के अंदर जो है वो राजश्री सीमेंट जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो राजश्री सीमेंट जो है ये आपके नागौर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, नागौर के अंदर। नागौर में एक जगह पड़ती है, नागौर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खारिया, खारिया मीठापुरा या फिर मीठापुर, खारिया मीठापुर या फिर खारिया मीठापुरा के नाम से जो है वो एक जगह पड़ती है। वहां पर आपके राजश्री सीमेंट का जो है वो कारखाना बना हुआ है। किसका बना हुआ है, राजश्री सीमेंट का जो है वो कारखाना बना हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम मंगलम सीमेंट की बात करते हैं, मंगलम जो सीमेंट है ये कहाँ पर स्थित है, कोटा के अंदर स्थित है। कोटा जो है, इस कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है मोडक। क्या नाम आता है, मोडक। कई बार जो है वो मोडक की जगह के नाम से जो है ये पूछा जाता है, मंगलम कोटा के नाम से नहीं पूछते हैं।
हिंदुस्तान सीमेंट की अगर हम बात करें तो उदयपुर के अंदर स्थित है आपके हिंदुस्तान सीमेंट का कारखाना। आपको एक टेबल दे रखी है, उसमें मैंने 10-12 लिखवाए हैं, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। बिनानी सीमेंट जो आपके सिरोही के अंदर स्थित है, बिनानी सीमेंट सबसे अच्छा है और वो उसके अंदर बताते हैं, एड वगैरह भी आता है, आपने देखा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सीमेंट के कारखाने और स्थान के हिसाब से ये आपके जो है वो खनिज आधारित उद्योग के अंदर सीमेंट के कारखाने आते हैं। पिछली बार जो है वो वीडियो में पूछा गया था कि सीमेंट बनाने के लिए जो है वो आपके कच्चे जो आपके माल है उसके रूप में किस किस का उपयोग होता है। इसके अलावा भी 3 प्रश्न जो है वो आपके यहाँ से खनिज आधारित उद्योग से पूछे गए थे। राजश्री सीमेंट आपके 2 के साथ में है, ए जो है वो 2 के साथ में है, 1 में ही है, बाकी कहीं पर है ही नहीं। बी जो है वो 3 के साथ में है, सी जो है वो 1 के साथ में, डी जो है 4 के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन बोल रहा है, 2 कथन दिए हुए हैं आपको। पहला कथन बोल रहा है माही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यहीं पर ही गलती कर दिया, राजस्थान तो है लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और यहाँ पर बोल रहा है ये माही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो कि राजस्थान और गुजरात के बीच में है, राजस्थान और गुजरात के बीच में है, जिसमें गुजरात की हिस्सेदारी 55% है और राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है। ये आपके माही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 1959-60 में हुई थी, ये कथन एकदम सही है। अब इस हिसाब से इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप सभी को पता है माही परियोजना जो है इसके तहत कई सारे डैम बनाए गए, जिसमें कडाना डैम बनाया गया था महिसागर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। इसके अलावा जो है वो आपके माही बजाज सागर डैम बनाया गया था जो रिजर्व डैम है, ये 3109 मीटर लंबा है, राजस्थान का सबसे लंबा डैम है। इसके अलावा यहाँ से विद्युत जो उत्पादन है वो पूर्ण रूप से राजस्थान उत्पादन और उत्पादित करता है और 140 मेगावाट विद्युत जो है वो राजस्थान माही जो आपके परियोजना है इससे प्राप्त करता है। ठीक है, ये आपके इसमें कुछ फैक्ट है। कथन 1 जो है वो क्या है, इसमें गलत है, कथन 2 जो है वो सत्य है, कथन 1 जो है वो आपके असत्य है, कथन 2 जो है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है राहू घाट बांध की आपकी सिंचाई परियोजनाओं का भी एक टॉपिक है। राहू घाट बांध जो है वो निम्न में से किस जिले में प्रस्तावित है, भरतपुर लिखा हुआ है, सवाई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर है। आपको अगर याद है तो चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में मैंने आपको बताया कि चंबल के ऊपर गांधी सागर डैम बना, राणा प्रताप सागर डैम बना, कोटा जो है वो डैम बना, कोटा बैराज डैम बना, और एक डैम जो है वो राहू घाट के नाम से प्रस्तावित है जो कि आपके राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाएगा, राहू घाट बांध, जो कि आपके अभी प्रस्तावित है या फिर कह सकते हैं निर्माणाधीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके करौली, और कौन सी नदी हो जाएगी आपके, तो चंबल नदी, चंबल नदी के ऊपर यह बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से किस जिले का रमकड़ा उद्योग जो है वो प्रसिद्ध है। भाई रमकड़ा किसको बोलते हैं हम, राजस्थान के अंदर खेलने को बोला जाता है रमना, और जिस वस्तु से जिस खिलौने से अपन खेलते हैं तो खिलौनों को बोला जाता है रमकड़े। तो राजस्थान के अंदर जो है वो एक पत्थर निकलता है जिसका नाम आता है घिया पत्थर, या फिर इसी को ही बोलते हैं शॉप स्टोन। तो घिया पत्थर या फिर शॉप स्टोन जो है ये राजस्थान के डूंगरपुर के अंदर एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम आता है गलियाकोट। क्या नाम आता है, गलियाकोट। अगर आपको याद है तो मैंने माही नदी जब पढ़ाई थी तब मैंने गलियाकोट का जिक्र किया था कि यहाँ पर एक तो घिया पत्थर जो है ये निकलता है और इससे से रमकड़े बनाए जाते हैं। दूसरा डूंगरपुर जो है यहाँ इस गलियाकोट के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की भी प्रधान पीठ है, तो ये आपके गलियाकोट हो जाता है डूंगरपुर के अंदर। अगला आता है निम्न में से कौन सा जिला मामाजी के घोड़े के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। मामाजी के घोड़े जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं और ऑप्शन में है जैसे कि सिरोही है, जालोर है, टोंक है और जयपुर है। तो जालोर के अंदर जो है वो 2 गांव पड़ते हैं, जालोर के अंदर जो है वो 2 गांव पड़ते हैं। जालोर के कुम्हार होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, यहाँ पर मामाजी के घोड़े बनाते हैं। जालोर के अंदर 2 गांव पड़ते हैं जिसमें एक गांव का नाम आता है आपका हरजी गांव, एक का नाम आता है हरजी गांव और एक का नाम आता है थावला गांव। ये 2 गांव ऐसे हैं जिन गांवों से क्या होता है, ये यहाँ के जो लोकल कुमार है उनके द्वारा मामाजी के घोड़े बनाए जाते हैं जो कि प्रसिद्ध है। ये आपके जो लिखा हुआ है लघु एवं ग्रामो उद्योग के नाम से एक टॉपिक सिलेबस के अंदर, वहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक को जो है वो आपके क्लास के अंदर कवर भी करवाया गया है। जो अपनी पुस्तक है उसके अंदर भी डिटेल के अंदर आपको पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करवाया गया है और यहाँ पर जो प्रश्न भी हम देख रहे हैं वो सारे के सारे सिलेबस पर ही आधारित प्रश्न है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ में, यहाँ पर क्या करना है, मिलान यहाँ पर आपको करके बताना है। जैसे कि सबसे पहले आपको कुछ संस्थाएं दे रखी है, ये आपके विकास संस्थाओं का प्रश्न है। पहले नंबर पर है RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास जो है वो प्राधिकरण के नाम से एक संस्था है, जो राजस्थान में पर्यटन के विकास से बनी हुई एक संस्था आती है। इस RTDC की स्थापना कब होती है, 1970, 1965, 2004 है, 1979 है। राइट आंसर होगा 1979 के अंदर, 1979 के अंदर RTDC की स्थापना होती है। RSLDC राजस्थान के अंदर जो है वो लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए स्पेशली एक संस्था काम करती है जिसका नाम है RSLDC, जो जिसका मुख्यालय जयपुर में है। 2004 के अंदर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अगला आता है SIERT, सर्ट के नाम से जो है वो राजस्थान के अंदर एक संस्था है जो स्पेशली क्या करती है, आपके रिसर्च का काम करती है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जिसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर स्थित है और 1965 के अंदर इस संस्था की स्थापना की जाती है। अगला आता है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जो राजस्थान आवासन मंडल है, जो सरकार के लिए या फिर सरकारी कार्यों के लिए जो है वो भवन निर्माण करने का काम करती है। जयपुर में इसका मुख्यालय है और इसका भी जो है वो जनवरी 1970 के अंदर इसकी स्थापना होती है। राइट आंसर देख लीजिए, ए जो है वो आपके 4 के साथ में है, बी जो है वो आपके 3 के साथ में है, सी जो है वो 2 के साथ में है, डी जो है वो 1 के साथ में है। मिलान कर लीजिए, ए जो है वो 4 में है, ठीक है, बी के अंदर 3 है, बी में 3 है और सी के अंदर 2 है, सी में 2, यहाँ पर वहाँ पर सी में 1 है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के अंदर राजस्थान से कुल निर्यात लगभग जो है वो कितने रुपए में है। आपको निर्यात पूछा गया है, आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक भी लिखा गया है, का नाम है राजस्थान के अंदर निर्यात, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निर्यात की अगर हम बात करें तो चूंकि आपके इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का है, लेकिन इसमें निर्यात के जो आंकड़े हैं वो 2023-24 के दिए हुए हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 23-24 का प्रश्न के अंदर कैसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये तो पुरानी वाली इकोनॉमिक सर्वे पूछ रहा है। नहीं, इकोनॉमिक सर्वे नई वाली है, लेकिन निर्यात के आंकड़े 23-24 के दिए हुए, इसलिए आपको 23-24 ही ध्यान रखना है। निर्यात की अगर हम बात करें 2023-24 वित्त वर्ष के अंदर, तो राजस्थान से कुल निर्यात जो है वो कितना रहा है, 83,704.24 करोड़ रुपए का जो है वो निर्यात रहा है। राजस्थान से कुल निर्यात कितना है, 83,70 आपके 4 या फिर 83,704 आप याद रख सकते हो। 83,704.24 अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में अगर आप ढूंढोगे तो 83,704 आपको मिल जाएगा, 83,704 करोड़, यानी कि 83,704 करोड़ रुपए का राजस्थान से टोटल निर्यात रहा है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, वैसे आपको किताब में भी डिटेल में दे रखा है, राजस्थान की टॉप ऐसी 5 जो है वो निर्यातित वस्तुएं हैं, टॉप 5 जो है वो वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं की बात अगर हम करें तो वो लगभग आपके 65% हिस्सा रखते हैं, 65% जो है वो हिस्सा रखते हैं कुल निर्यात का। ऐसी आपके 5 वस्तुएं जो है वो आती है, और उन 5 वस्तुओं को आपको मैंने याद भी करवाया है, अगर याद है तो आपको आप लिख भी सकते हैं कमेंट में। सबसे ज़्यादा मैंने लिखवाया था कि एक इंजीनियर था, एक इंजीनियर है, जिस इंजीनियर को जो है वो क्या पसंद है, आभूषण पसंद है। क्या पसंद है, आभूषण पसंद है, लेकिन आभूषण बनते किसके हैं, आपके धातु के आभूषण बनते हैं। आभूषण उसको क्या है, आपके पसंद है, और आभूषण किसके बनते हैं, धातु के बनते हैं, लेकिन वो कपड़े भी बहुत अच्छे पहनता है, और उसका जो काम है इंजीनियर का वो है हस्तशिल्प का। क्या है काम, हस्तशिल्प का। ये मैंने आपको बताए थे 5 जो राजस्थान की टॉप निर्यातित वस्तुएं हैं, जिसमें लगभग 16,000 करोड़ के आसपास अकेले इंजीनियरिंग या फिर आपके जो है वो इसको अपन कह सकते हैं अभियांत्रिकी वस्तुएं। तो इंजीनियरिंग, रिंग कर लीजिए इसको, इंजीनियरिंग वस्तुएं या फिर अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग या फिर अभियांत्रिकी वस्तु है, ठीक है ना, ये अकेला आ जाता है। फिर आभूषण, रत्न और आभूषण आता है, फिर धातु आती है, फिर कपड़ा उद्योग आता है, और फिर हस्तशिल्प आता है। ये टॉप 5 वस्तु हैं जिनका हिस्सा 65% है, और 83,704.24 जो करोड़ रुपए हैं, ये हमारा टोटल क्या रहा है, निर्यात यहाँ पर राजस्थान का रहता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अटल भूजल जो योजना है, इस योजना में भारत और विश्व बैंक की भागीदारी कितनी है। क्योंकि अटल भूजल योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, और केंद्र सरकार की योजना है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 के दिन की गई थी। कब की गई, 1 अप्रैल 2020 के दिन इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर और 50-50% की क्या रख रखी है, इसमें साझेदारी रख रखी है।
अटल भूजल योजना की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल भारत के 7 राज्य जो है वो शामिल है और इन 7 राज्यों में एक जो है वो आपके राजस्थान भी शामिल है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो वैसे टोटल 78 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, उन 78 डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान के जो है वो 16 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। कितने? राजस्थान के 16 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, इसलिए याद रखना है। 1129 जो है वो ग्राम पंचायत भी शामिल है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, राजस्थान के 16 डिस्ट्रिक्ट और 1129 ग्राम पंचायत के अंदर अटल भूजल योजना चल रही है। क्योंकि हिस्सेदारी की बात कर रहा है, कितनी कितनी है? 50-50 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाता है। अगला देखिए, काली तीर लिफ्ट परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? काली तीर लिफ्ट परियोजना राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर काली तीर परियोजना चलाई जा रही है। क्योंकि काली तीर जो लिफ्ट परियोजना है ये 2 डैम से चलाई जाएगी, जिसमें एक बांध आता है आपके पार्वती बांध, गंभीर नदी के ऊपर जो है वो धौलपुर के अंदर पार्वती डैम स्थित है। एक तो उस डैम का पानी जो है वो इसमें काम में लिया जाएगा, और एक डैम है आपके राम सागर जो अपन यहाँ पर जो अभ्यारण्य भी पढ़ते हैं उसी के अंदर राम सागर आता है बांध। तो राम सागर और पार्वती इन दोनों डैम का यूज करके पानी का, और काली तीर जो लिफ्ट है इसके माध्यम से धौलपुर के अंदर जो है वो पेयजल की उपस्थिति करवाई जाएगी। लगभग कितने गांव इसमें शामिल किए जाते हैं? 483 गांव जो है वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। 483 गांव और लगभग आपके 3 जो है वो कस्बे ये इसमें शामिल किए गए हैं काली तीर के तहत, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, और इससे पेयजल की सुविधा यहाँ पर दी जाने वाली है। ये आपके काली तीर परियोजना आती है। राइट आंसर धौलपुर हो जाएगा। बांध याद रखना है आपको, पार्वती और रामसागर, गांव याद रखने हैं, कस्बे याद रखने हैं। अगला प्रश्न है प्रमुख उद्योग और आपके स्थान। इसमें आपको जो है वो उद्योग दे रखे हैं, ये सारे के सारे ग्रामो उद्योग के ही उदाहरण हैं, और उस तरफ आपके स्थान दे रखे हैं। आपको इनको क्या करना है? मिलान करके बताना है कि आपका राइट आंसर जो है वो इसमें कौन सा यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, लकड़ी के झूले, लकड़ी से बने हुए जो झूले हैं ये राजस्थान के अंदर कहाँ के प्रसिद्ध है? ब्यावर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर जो है वो लकड़ी के झूले आपके प्रसिद्ध है। सूंगनी नस्वार जो है ये राजस्थान के अंदर ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है, चिलम टाइप में होती है। तो सूंगनी नस्वार कहाँ की हो जाएगी? आपके ब्यावर की। उसके बाद में आता है लाख की पोट्री। लाख जो चूड़ियाँ बनती है ना, उस चूड़ियों की जगह पर आपके पोट्री भी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। लाख की चूड़ियाँ भी जयपुर की प्रसिद्ध है। और पीतल की जो मुरादाबादी है, सॉरी लाख की जो पोट्री है, बिल्कुल लाख की चूड़ियाँ जो है वो जयपुर की है, लाख की पोट्री जो है वो आपके बीकानेर की है। और पीतल की मुरादाबादी जो है ये जयपुर की ही प्रसिद्ध है। क्योंकि लाख की अगर चूड़ियाँ पूछते तो वो आपके कहाँ का हो जाता? जयपुर का होता, लेकिन पोट्री जो है वो बीकानेर में है, और मुरादाबादी तो कंफर्म है जयपुर का है। इस वजह से इसका बेस्ट आंसर यही हो सकता है। मिलान कर लीजिए। ए जो है वो 4 के साथ में मिलान कर रहा है, 2 जगह पर आपको मिलेगा। बी जो है वो 1 के साथ में मिलान कर रहा है, दोनों जगह पर है। सी जो है वो आपका 2 के साथ में मिलान कर रहा है, उधर 3 के साथ में कर रहा है, इसलिए कट हो जाएगा। राइट आंसर इसका यही होगा, डी जो है वो 3 के साथ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है स्पिन फेड की स्थापना जो है वो कब हुई है? स्पिन फेड जो है ये राजस्थान के अंदर जो है वो स्पेशली जो है वो एक संस्था है जो कि काम करती है, सहकारी क्षेत्र के अंदर काम करने वाली एक संस्था है स्पिन फेड। स्पिन फेड की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के अंदर जो है वो सूती वस्त्र के लिए काम करती है। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए ये काम करती है आपके स्पिन फेड। जो चूँकि राजस्थान के अंदर 3 जो है वो सहकारी जो सूती वस्त्र की मिलें थी, और एक जो है वो निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र की मिल थी। इन 3 और 1 इन चारों को मिलाकर जो है वो किसकी स्थापना की जाती है? स्पिन फेड की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1 अप्रैल 1993 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1993। तो 1 अप्रैल 1993 को स्थापना होती है आपके स्पिन फेड की। स्पिन फेड है क्या? तो स्पिन फेड जो है वो राजस्थान के अंदर सहकारी क्षेत्र की जो आपके सूती वस्त्र की मिलें हैं उनको मिलाकर एक सहकारी संस्था की स्थापना की गई, जिसमें टोटल 3 सहकारी और एक निजी क्षेत्र की क्या की गई? आपके मिलें जो थी उनको मिलाया गया था। ये आपके स्पिन फेड के नाम से एक संस्था आती है। अगला आपके आता है निम्न कथनों के ऊपर आपको विचार करना है। आपको बताया गया है कि कथन 1 के अंदर कॉनफेड जो है, इस कॉनफेड बेसिकली एक संस्था है राजस्थान के अंदर जो कि सहकारी क्षेत्र की ये संस्था आती है कॉनफेड, और ये आपके विशेष रूप से इसका जो काम है वो उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है कि उपभोक्ताओं को जो है वो सही और उचित चीज़ें जो है वो मिले। तो उपभोक्ताओं को उचित मूल्य के ऊपर गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाने का मुख्य काम कॉनफेड का है। बिल्कुल ये बात एकदम सही है। कथन 2 बोल रहा है कि इसका मुख्यालय जो है वो कोटा के अंदर स्थित है। ये कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख्यालय
मुख्यालय कोटा के अंदर नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर के अंदर स्थित है आपके कॉनफेड का मुख्यालय। और कॉनफेड की स्थापना जो है वो 1967 1967 के अंदर कॉनफेड की स्थापना जो है वो यहाँ पर होती है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, कथन 1 तो सत्य है, कथन 2 जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, आपके असत्य हो जाएगा। कथन 1 जो है वो इसमें सत्य है, कथन 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक तरफ आपको परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ सिंचित जिले हैं, वृहद सिंचाई परियोजना के नाम से आपके सिलेबस में टॉपिक लिखा हो, वहीं से ये प्रश्न है। पहले नंबर पर है जवाई परियोजना। जवाई परियोजना आप सभी को पता है, अपने लूणी की सहायक नदी है जवाई नदी, और उस नदी के ऊपर जो है वो पाली के अंदर एक डैम बनाया हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध, जिससे पाली और जालोर दोनों को सिंचाई की जाती है, यानी कि ये जो है वो 4 के साथ में मिलान करेगा। भीखाबाई सागवाड़ परियोजना, जिसको भीखाबाई सागवाड़ साइफन परियोजना भी कहते हैं, आपको याद हो तो मैंने बताया भी था। भीखाबाई सागवाड़ साइफन परियोजना चूंकि जो आपके जो माही नदी है, उस माही नदी के ऊपर जो है वो आपके एक डैम बना हुआ है, उस डैम से जो है वो 2 लिफ्ट नहरें निकाली जाती है, जिसको हम कागदी पिकअप वियर बांध कहते हैं। उसकी जो बाई मुख्य नहर है, उस नहर का पानी जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बाउंड्री पर आते ही वहां पर एक खड्डे के अंदर उस पानी को डाला जाता है और डूंगरपुर की तरफ उस पानी को निकाला जाता है। उस समय उस नहर का नाम बदलकर भीखाबाई सागवाड़ साइफन हो जाता है, क्योंकि यह डूंगरपुर के साथ में मिलान करेगी, यानी कि यह आपके 2 हो जाएगा। फिर आता है आपके जाखम परियोजना। जाखम परियोजना की अगर हम बात करें तो जाखम नदी जो है वो वैसे सोम नदी की सहायक नदी है, वैसे हम इसको माही के अंदर भी पढ़ लेते हैं। तो जाखम जो परियोजना है, ये आपके जाखम जो नदी है वो आपके सीता माता की पहाड़ियों से निकलती है, प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के अंदर उसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, और उस डैम से प्रतापगढ़ के साथ साथ में डूंगरपुर के अंदर भी क्या होती है, सिंचाई होती है, यानी कि 3 के साथ में मिलान करेगी। फिर है नर्मदा नहर परियोजना। आप सभी को पता है नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, उस बांध से गुजरात से होते हुए राजस्थान के जालोर के अंदर सीलू गांव से जो है वो एक नहर प्रवेश करती है जिसका नाम है नर्मदा नहर, जिसकी टोटल लंबाई 74 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, और वो जालोर और बाड़मेर के अंदर क्या करती है, सिंचाई की सुविधा देती है, यानी कि ये आपके 1 के साथ में मिलान करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 2 3 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जाकर आपके ये टॉपिक खत्म होता है, और इसमें हमने लगभग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो है वो चर्चा करी है। आप में से जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, उन सब के लिए एक रामबाण चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ वापस से। तो ग्राम विकास अधिकारी के लिए 30 अंकों का मटेरियल है, उसके लिए अपनी किताब है, मात्र 80 रुपये में है, क्वेश्चन बार नहीं जाएगा, इसको अच्छे से कर लेना है। 30 अंक का मटेरियल है। अगर आपके दूर दराज एरिया के अंदर नहीं मिल पा रही है तो आप ऑनलाइन जो अपना एप्लीकेशन है वहाँ पर जाकर ये कोर्स भी ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा PYQ बेस जो है वो मैंने इस पोर्शन को तैयार करके आपको यहाँ पर पढ़ाया है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ग्राम विकास अधिकारी में वो भी मैंने इसमें साझा किया है। तो फिलहाल आप सभी के लिए जो है वो एक वीडियो के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास थी, जो कि राजस्थान अर्थव्यवस्था, कृषि एवं आर्थिक संसाधन से जुड़ी हुई 30 नंबर का मटेरियल इसमें अपन ने कवर करा है। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं। कमेंट में आप जरूर बताना है क्लास आपको कैसी लगी है, और अगली क्लास आपको कौन सी चाहिए उसके बारे में आप बताइए। अभी अगस्त का महीना है, इस महीने में आपको जितनी ज़्यादा क्लासें होगी वो मेरी तरफ से उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।